तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पब्लिक एजुकेशन रामकरण चैनल में आप लोग का दिल खोलकर स्वागत स्वागत है दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग, कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है बीएसएफ ट्रेड्समैन का, वह पार्ट 3 है, अर्थात तीसरा है। दो वीडियो मैंने इस अच्छे अच्छे प्रश्नों को, सिलेक्टेड प्रश्नों को हमने क्या किया है, वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज़ उसे जाकर जरूर देखें। तो दोस्तों, आज का भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर को देखते हुए उसमें से सेलेक्टेड क्वेश्चन मैंने लिया है और उसको हम आज बहुत अच्छे तरीके से कवर कराने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते मिलते हैं सवालों के साथ। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो सवाल है आज का, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? कह रहा है, दो अंकों की सभी विषम संख्याओं का योग बताइए। तो दो अंकों की सभी विषम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं दोस्तों? तो दो अंकों की, तो देखिए दोस्तों, 11 से लगाइए। 11 से 99 तक की बात कर रहा है, यहाँ तक विषम संख्याओं की का योग निकालना है। तो इसका पहले कॉन्सेप्ट समझिए दोस्तों, क्या कहता है। कॉन्सेप्ट क्या होता है? कॉन्सेप्ट क्या होता है दोस्तों? देखिए, अगर हमें वन प्लस थ्री, क्या बोलेंगे, 1 + 3 + 5 तक के हमें विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो इसका योग कितना होगा? 5 3 8 1 9, कितना होगा दोस्तों? 9। तो हमें इसको निकालने के लिए, हमें ये मान लाने के लिए कैसे करेंगे, इस वाली संख्या का पहले हम क्या करेंगे, अगली वाली संख्या लेंगे, जो अंतिम संख्या होगी उसमें +1 करेंगे तो कितना होगा? 6। 5 से अगली संख्या 6 होगी और इसमें हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। जो संख्या प्राप्त होगी ना दोस्तों, उसका हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो हमारी वह संख्या निकल कर आ जाएगी, 9 आ गई। ठीक है, एक और लेते हैं। देखिए, 1 + 3 + 5 + 7, इसको इक्वल करिए। 7 5 12, 4 12 4 कितना होगा? 16। तो देखिए, इस वाली संख्या का अगली संख्या क्या होगा, अंतिम वाली संख्या में +1 करना है तो हो जाएगा 8, और 8 में 2 से भाग देना है। क्यों 2 से भाग दे रहे हैं दोस्तों? इसका डिफरेंट 2 है। ठीक है, इसको काटेंगे, कितना आएगा? 4, और 4 का वर्ग कर देंगे तो कितना आएगा? 16। तो इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, और अच्छा, उम्मीद करते हैं यह समझ में आ गया होगा। तो देखिए, इसमें क्या करेंगे, हम 1 से लगाइए। 1 से हम पहले 99 तक के, 1 से लगाइए 99 तक के विषम संख्याओं का योग निकालेंगे। उसमें से क्या करेंगे, उसमें से हम 1 से, और 1 से 9 तक की संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। 1 से 9 तक के विषम संख्याओं को घटा लेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसको लगाते हैं। यहाँ से देखिए, 1 से 99 तक को कैसे लगाएंगे, तो इसकी अगली संख्या कौन सी होगी, तो हम कहेंगे 100, और इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कौन आएगा? 50, और 50 का हम क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे तो कितना आएगा? 2500। कितना आएगा दोस्तों? 2500। अब इसमें से क्या करेंगे, इस वाली संख्या को घटाएंगे। तो घटाइए, 9 की अगली संख्या क्या होगी? 10। इसमें क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5, और 5 का हमें क्या करना है, वर्ग कर देना है। तो कितना आया? 25, और इसमें से 25 हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 2475। कितना आया दोस्तों? 2475। तो हमारी विषम, दो अंकों की विषम संख्याओं का योग कितना आ गया? 2475। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है 2475। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे चलते हैं, पढ़िए आप लोग अगले प्रश्न को क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है, दो संख्याएं 5:11 के अनुपात में हैं। यदि उनका एचसीएफ 24 है तो संख्याओं का योग बताना है। तो संख्याओं का योग कैसे बताएंगे दोस्तों? हमें जब भी दो संख्या दिया हो, अगर एचसीएफ मान दिया हो, तो जिस भी संख्या में हम गुणा कर देंगे वो हमारा क्या आ जाएगा, वो हमारा संख्या प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, हमारा 5 कितना दिया है, 5:11 दिया है। हम इनका योग कर देंगे, कितना होगा? 16, और इसी में हम एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए, एचसीएफ कितना है हमारा? 24 है। कितना है दोस्तों? 24। एचसीएफ हमारा कितना आ गया, कितना दिया है? 24, और हमारी संख्या का योग कितना है? 16। इसका गुणा करेंगे, कितना आएगा? 16 चौक 64, हासिल 6, और 6 16 दूनी 32, 6 कितना होता है? 38। तो 384 हमारा उन संख्याओं का योग निकल कर आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? कह रहा है दोस्तों, देखिए, ये हमारे हमें क्वेश्चन में दिया है 108 गुणे 108 गुणे 108, 92 गुणे 92 गुणे 92 बटे 108 गुणे 108 प्लस 92 गुणे 92 प्लस 108 गुणे 92।
तो दोस्तों इसमें दिया है कि ए क्यूब, जो ए है ना हमारा, यहाँ पर देखिए जो ए का मान दिया है वो कितना दिया है, 108 दे दिया है, और जो बी का मान दे दिया है वो कितना दे दिया है, 92। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बटे 100 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस ए बी है। ठीक है दोस्तों, यह एक सूत्र होता है। देखिए ये होता है कि ए क्यू माइनस बी क्यू का सूत्र होता है, क्या होता है, ए माइनस बी, ए माइनस बी इसका सूत्र होता है, यहाँ पर देखिएगा इसी का, ए माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर प्लस प्लस ए बी, क्या होता है, ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या होता है, बी स्क्वायर। अब यहाँ से हम ए माइनस बी को निकालते हैं, ए माइनस बी, ठीक है, क्या होगा, ए माइनस बी, और इसको इक्वल करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ए माइनस का मान टोटल दे दिया है इतना, और सूत्र में दोनों हमें इतना देकर रखा है। हमारा जो क्वेश्चन दिया है इतना दिया है, क्योंकि हमें सूत्र पता होना चाहिए तभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम ए माइनस ए का मान रख देते हैं 108 और बी का मान रखते हैं तो 92। तो यहाँ से हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 16 आ जाएगा। 108 में से 92 घटाइए, कितना आ रहा है, 16। इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आता है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग पढ़िए। ठीक दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, आपको बस पढ़कर जाना है। कह रहा है एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 69.3 किग्रा है और उसी कक्षा में लड़कियों का औसत वजन 59.4 किग्रा है। यदि कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का औसत वजन 63.8 किग्रा है तो कक्षा में लड़कों की संख्या का प्रतिशत बताइए। तो दोस्तों इसे हम कैसे करेंगे, इस वाले प्रश्न को हम देखिए करते हैं एलिगेशन मेथड से। ठीक है, किस मेथड से करते हैं, एलिगेशन से। तो देखिए इसमें बॉयज एंड गर्ल का हमें जो मान दे दिया है, औसत दिया है कितना है, बॉय का जो औसत है वो 69.3 है, 69.3 है, और बॉय का जो है 59 गर्ल का जो है वो 59.4 है। कितना है, 59.4 है। और टोटल बॉय एंड गर्ल का कितना है, बॉय एंड गर्ल का कितना है, तो 63.8। लड़कियों और लड़कों का औसत वजन कितना है, 63.8। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफरेंट निकालेंगे। डिफरेंट कितना आ जाएगा दोस्तों, डिफरेंट इसका आ जाएगा, देखिए 63.8 में से हम 59.4 निकालेंगे तो कितना आएगा डिफरेंट। तो घटाइए यहाँ से देखिए 8 में से 4 जा 4 दशमलव, यहाँ से देखिए 13 में से 9 जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ से बचेगा 5, 5 में से 5 जाएगा 0, 44 आ गया। इसमें से देखिए 69.3 में से हम 63.8 घटाते हैं तो देखिए 13 में से 8 जाएगा 5 दशमलव। अब यहाँ से हम बचा 8, 8 में से 3 जा कितना आया 5, ये घट जाएगा। तो ये हमारा रेशियो आ जाता है, इसको हम काट लेते हैं, दशमलव से दशमलव हट जाएगा, 11 चौक 44 और 11 पचे 55। यह गर्ल बॉय एंड गर्ल यानी लड़कों और लड़कियों का अनुपात आ गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें बॉय का पूछा है प्रतिशत, बॉय का क्या पूछा है हमें, तो लड़कों का प्रतिशत, लड़कों की संख्या का प्रतिशत। तो टोटल संख्या कितनी है, 4 और 5 कितना होगा 9, 4 बटे क्या करेंगे 9, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं 100 से गुणा। तो यहाँ से हम देखिए 400/5 9 से भाग देंगे तो हमारा निकल कर आता है कितना, 9 चौको 36 और 9 चौको 36। अब यहाँ से 4/9 हमारा आ जाएगा, कितना आएगा 4/9%। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है, 44.4/9%। आपको एलिगेशन मेथड से सोल्व करना है, बहुत आसानी से होगा ऐसे प्रश्न को। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया है ना, अगर समझ में आया तो वीडियो को प्लीज एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है 1180 की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जानी है, ए के हिस्से का 2 गुना और बी के हिस्से का 5 गुना, ठीक है, और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करिए। तो ठीक है दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। 3 लोग हैं, कौन कौन, हमें कितनी राशि दी है, हमें राशि जो दी है वह 1100 कितनी दी है 80 रुपये। हमें इसी को बांटना है, और कितने लोगों में, 3 लोगों में। कौन कौन है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है ए के हिस्से का 2 गुना, तो ए के हिस्से का 2 गुना है, और कह रहा है बी के हिस्से का 5 गुना है।
तो बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना। आगे का है बराबर है, इस बात को ध्यान दीजिएगा, बराबर है। जब बराबर कहेगा तो इसको हम सभी को बराबर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हमें ए और बी और सी का रेशियो निकालना है। किसका? ए और बी और सी का हमें क्या निकालना है? रेशियो। तो हम बताए थे दोस्तों, अगर ए का हमें रेशियो निकालना है तो ए की वैल्यू को ढक लेंगे और इस वाले संख्याओं का गुणा कर देंगे। तो ए का 7 कितना होता है? 35। तो अब यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 35। अब बी का निकालना है तो बी को ढक लेंगे और यहाँ से 2 और 7 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 14। ठीक है दोस्तों। अब देखिए सी का निकालना है तो सी को ढकेंगे और 5 दूनी 10 करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। तो हमें टोटल वैल्यू तीनों का कितना दिया है? 1180, ठीक है। और इनका योग कितना होगा? इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 59। कितना होगा? 59। और पूछा किसका है? तो ए का हिस्सा कितना है? 35, ठीक है। 35। यहाँ से इसको काटेंगे 59 दूनी 118, 59 दूनी 118 अर्थात 20 बार में कटेगा। यहाँ से गुणा करेंगे 20 गुणे 35, ठीक है। तो हमारे यहाँ से निकल कर आ जाएगा कितना? 35 दूनी 70 यानी 700। 700 हमारा क्या निकल कर आ गया? यह ए का हिस्सा, मतलब 700 रुपये जो है वह ए का हिस्सा होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कराते हैं हम, पढ़िएगा अगले क्वेश्चन को। दोस्तों आपको लग रहा है कि अच्छे अच्छे प्रश्न हैं और अच्छे तरीके से हम सीख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कह रहा है 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। 8 वर्ष के बाद ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 9:10 होगा। तो उनकी वर्तमान आयु का योगफल बताना है, ठीक है ना, वो भी वर्ष में। तो कैसे लगाएंगे? देखिए कौन लोग हैं? ए और बी हैं। कौन कौन है? ए और बी है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से कह रहा है कि 7 वर्ष पहले, तो 7 ईयर बिफोर। बिफोर का अर्थ होता है पहले। देखिए 7 ईयर मतलब वर्ष और बिफोर मतलब पहले, ठीक है। तो 7 वर्ष पहले हमारा जो रेशियो है वह कितना है? 4:5 है। ये किसका है? ए और बी का, ठीक है दोस्तों। आगे का है 8 वर्ष बाद। देखिए 8 ईयर, आफ्टर मनी बाद होता है, ठीक है। आफ्टर मनी बाद 8 साल बाद हमारा इनका जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है? 9:10 दिया है। कितना? 9:10। अब यहाँ से हम क्या करते हैं ना, डिफरेंट निकालते हैं। अगर डिफरेंट समान आ रहा है, देखिए इसका भी 5 आ रहा है, इसका भी 5 आ रहा है, तो किसी एक मान को लेंगे और इन दोनों के बराबर कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो 8-7 कितना है? जब बाद और पहले का होगा तो उनको जोड़ लेते हैं तो कितना होगा? 8-7 15, ठीक है। इसको काटेंगे 5 की वैल्यू 15 तो 1 की वैल्यू कितना होगा? 3 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हम इसमें गुणा करेंगे, ठीक है, इस वाले वैल्यू में, क्योंकि हमें 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष बिफोर मैंने पहले का मान हमें पता चल जाएगा। इनकी जो उम्र है दोस्तों 7 वर्ष पहले का हमें पता चल जाएगा। अगर उसमें हम 7 जोड़ देंगे तो हमारा वर्तमान की वैल्यू पता चल जाएगा। तो देखिए इसको गुणा करते हैं तो 3 चौकू 12, ठीक है, और 3 पचे 15। यह जो है ना दोस्तों, यह 7 वर्ष पहले की बात है। कब बात है? 7 वर्ष पहले की। अगर वर्तमान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें 7 साल जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कितना जोड़ना पड़ेगा? 7 साल। तो ये 12 7 कितना होता है? 19। और ये जो हो जाता है 15 7 कितना होता है? 22, ठीक है दोस्तों। अब इसको पूछा है कि इनके क्वेश्चन में कहा है उनकी वर्तमान आयु का योगफल बताना है। तो इनका योगफल कितना होगा? हमारा कितना हो जाता है यहाँ से? 41। तो हमारे यहाँ से वर्ष वर्ष इनके उम्रों का योग कितना निकल कर आएगा? 41 वर्ष। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आ गया है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग पढ़िए। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि चावल के मूल्य में 25%, चावल के मूल्य में 25% की कमी कम हो जाता है, 25% कम हो जाता है। इसलिए एक व्यक्ति उतने ही खर्चे में 30 किग्रा अधिक चावल खरीद पाता है। कह रहा है 25% चावल में कमी होने के कारण जो व्यक्ति है वह 30 किलो चावल अधिक खरीद पाता है, ठीक है। तो दोस्तों अधिक चावल खरीद पाता है। यदि खर्च 5400 रुपया है तो चावल का प्रति किग्रा वास्तविक मूल्य ज्ञात करिए, ठीक है दोस्तों। तो वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है, वर्तमान में जो है। तो देखिए इसको कैसे निकालते हैं, आपको मैं बता दूं कि जो मूल्य होता है, जो कीमत होता है, जो कीमत होता है वह किसके बराबर, किसके अनुक्रमानुपाती होता है?
खपत के, खपत के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है दोस्तों। अगर कीमत बढ़ेगी तो खपत कम होगा, खपत कम करेंगे। अगर खपत बढ़ेगी तो कीमत हम क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो आगे इसी पर क्वेश्चन है, मैं इसको करना चाहता हूँ और इसे ध्यान से देखिएगा। 25% की कमी कर देता है चावल के मूल्य में जो है, चावल के मूल्य में जो है वो 25% की कमी करता है। तो देखिए यहाँ से 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। 4 से वैल्यू हम 4 की वस्तु अगर 3 में बेच रहे हैं तो यह कमी होती है। ठीक है, और इसका जो खपत है, व्यय है, खर्च है, ठीक है, व्यय जो है वह उसका उल्टा हो जाता है। अर्थात इसका 3 की वस्तु अब कितने में बेचेगा, 4 में। तो कह रहा है 1 की वैल्यू कितनी है, इनका जो अंतर है वह कितना है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि 30 किग्रा चावल खरीद पाता है। कह रहा है कि इसलिए उस व्यक्ति उतने ही खर्च में 30 किग्रा चावल अधिक खरीद पाता है। अनुपात में कितना अधिक खरीद पाता है, 1 किग्रा, और वह वर्तमान में कितना है, 30 किग्रा। ठीक है दोस्तों, और इसका हम इधर गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 30 का गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 90। ये 90 क्या आता है, यह केजी आता है। ठीक है दोस्तों, अब इसी का वैल्यू हमें कितना दिया है, इसी का वैल्यू दिया हमें 5400। ठीक है, अब इसमें हम भाग देंगे और 20 से 20, 9 छः 54, 1 की वैल्यू कितना आ गया, 6 रुपये, 6 रुपये प्रति किग्रा। ठीक है, 6 रुपये प्रति किग्रा, 20, 90 रुपये दे दो दोस्तों ना, तो यहाँ से 90 रुपया है और 90 से मैं भाग दूंगा, इससे हम भाग दूंगा इसमें 90 से, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और 9 छः 54 यानी 60 रुपया, 60 रुपये पर किग्रा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। एक बार देखिएगा, जो मूल्य है उसका रेशियो है 25% की कमी, अर्थात 4 से 3 हो गया। इसका जो व्यय है दोस्तों वह इसका उल्टा होता है, तो 3 से 4 हो गया। इसकी इसकी खपत में कितनी बढ़ोतरी हो रही है, 1 की। अब यहाँ से देखिए और वास्तविक हमारा मान कितना दिया है, 30 किलो। तो अगर हम वास्तविक यहाँ से गुणा करेंगे इसमें पहले से, तो इसमें आ जाएगा हमारा 90, और इसी का वैल्यू दिया है कितना, 5400। इसको काटेंगे तो 60 रुपये प्रति किग्रा हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग पढ़िए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, एक विक्रेता ने 490 में 2 वस्तुएं खरीदी। उसने एक वस्तु को 20% की हानि पर और दूसरी वस्तु को 16% लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, ये लाइन जो है बहुत ध्यान से समझिएगा कि यदि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तो 20% हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ करिए। तो देखिए इसको कैसे लगाते हैं, आप बताइए पहले 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, कितना होता है, 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5 होता है। 16% का फ्रैक्शन कितना होता है, यहाँ से हम देखेंगे 4/25 होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए कह रहा है कि पहले 20% की हानि पर, ठीक है, पहले वस्तु को कितना, 20% की हानि पर, अर्थात 5 की वस्तु 4 में बेची गई, एक हानि करके बेची गई, तो 5 की वस्तु कम में बेची गई 4 में। ठीक है, दूसरी वस्तु पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 16% के लाभ पर, तो 25 की वस्तु कम में बेची गई, 25 की वस्तु यह लाभ कर रहा है ना दोस्तों, तो 25 4 कितना हो जाएगा, 29। 25 की वस्तु को 29 में बेच रहा है, ये सीपी है, ये एसपी है। ठीक है, अब कह रहा है कि दोनों ही दशा में विक्रय मूल्य समान हो, अर्थात ये विक्रय मूल्य समान है, तो इसमें इसको हम समान करेंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे इसका लसा लेने के लिए, और इसको हम 29 से गुणा करेंगे। गणित अनुसार इसमें यदि अनुपात में गुणा कर दिया है तो इसमें भी गुणा करना पड़ेगा 29 से। ठीक है, और इसमें भी हमें कितना से, 4 से। ठीक है, अब इसको हम गुणा करते हैं, यहाँ से पहली संख्या हम निकालते हैं, पहला सीपी, तो 5 9 45 और 5 दूनी 10 4 14। ठीक है, और यहाँ से 25 चौक कितना होता है, 100, और यहाँ से होता है 4 9 36, 4 दूनी 8 8 3 11, 116 और 116। ठीक है दोस्तों, तो कह रहे हैं कि एक विक्रेता, शुरुआत पहली वाली लाइन को पढ़िएगा, एक विक्रेता ने 490 में 2 वस्तुएं बेची। तो यहाँ से दो देखिए, पहला वस्तु जो है, पहले क्या करें, मिले टोटल कितना हो जाएगा, 245, और 245 का मान हमें कितना दिया है, 490, और यहाँ से काटेंगे, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 2 बार में कट जाएगा, कितने बार में, 2 बार में। ठीक है दोस्तों, एक की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो पूछा है कि क्वेश्चन में पूछा है 20% के हानि पर, 20% के हानि पर, 20% के हानि पर
वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो 2 में हम क्या करेंगे, 145 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाता है कितना, 290। 290 यहाँ से हमारा निकल कर आता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले वाले प्रश्न को पढ़िए और आंसर क्या होगा उसका बताइएगा आप लोग। 11, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, एक व्यापारी ने 100 वस्तुएं 10 रुपये प्रति किग्रा की दर से खरीदी। उसने उसने इनमें से 75 वस्तुएं 5% की हानि पर बेच दी। तो अब उस व्यापारी को संपूर्ण सौदे में 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष वस्तु को कितने प्रतिशत के लाभ पर बेचना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसको भी हम क्या करेंगे, एलिगेशन से करेंगे। ठीक है दोस्तों, एलिगेशन मेथड से करेंगे इसको भी। तो देखिए, दूसरी वस्तु शेष वस्तु हम मान लेते हैं, शेष वस्तु हम मान लेते हैं A%। ठीक है दोस्तों, और पहली वस्तु को 5% के हानि पर बेचकर 5% के हानि पर बेचकर 75 वस्तु बेचा है। ठीक है, टोटल कितना हो रहा है प्रॉफिट, 10% का टोटल प्रॉफिट हो रहा है। और शेष वस्तु हमारी टोटल वस्तु 100 है, टोटल वस्तु 100 है। ठीक है, और 75 वस्तु 5% के आने पर बेच दिया है तो शेष वस्तु कितनी होगी, 25। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम निकालते हैं इसका डिफरेंस। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस ए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना, 10 माइनस ए। ठीक है, और ये बड़ी संख्या देखिए, एक ये बीच वाली वैल्यू जो होती है ना, एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। यहाँ से हम इसको देख लेते हैं, इसको इसमें से घटाएंगे तो बड़ी संख्या हम ए को मान लेते हैं और माइनस 10 कर देते हैं, और बटे या इसको अभी 10 से घटाएंगे, इसका मान लिखेंगे तो 10 माइनस और माइनस, यहाँ पर देखिए 10 माइनस कोष्टक में -5%, और माइनस माइनस आकर बाहर क्या हो जाएगा, प्लस। तो 10 5 कितना होता है, 15। ठीक है, 15 होता है। ठीक है ना दोस्तों, और शेष वस्तु को हम इक्वल कर देंगे। तो इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बटे में लाना पड़ेगा। इसको बटे में लाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15, और टोटल ये 5% की वैल्यू कितनी है, 75, और शेष वैल्यू कितनी है, 25। शेष वैल्यू 25 है, इसको काटेंगे तो 3/1 आ जाएगा, और इसका गुणा करेंगे तो a माइनस 10 बराबर कितना हो जाएगा, 15 × 45। 15 क्या होता है, 45। 15 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 45 आएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से a की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 इधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, माइनस है ना, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा तो कितना आएगा, 55%। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो निकल कर आ जाता है वह 55%। ठीक है, दूसरी वस्तु को 55% लाभ पर बेचना होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पर ये क्वेश्चन को कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑफर दुकानदार के लिए बेहतर होगा। ठीक है, कह रहा है कि 2 वस्तुएं खरीदो और एक मुफ्त में पाओ। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 2 वस्तुएं खरीदो और क्या पाओ, एक मुफ्त में पाओ। तो ऐसे प्रश्न कैसे करते हैं दोस्तों, कि इसमें जो ग्राहक को मिलता है ना, वो हमारा टोटल वस्तु हम क्रय मूल्य मान लेते हैं कि जो हमारा ग्राहक लिया है, ठीक है, दुकानदार द्वारा बेचा गया है, लेकिन ग्राहक को सामान कितना मिला है ये हमें देखना जरूरी है, और कितना मुफ्त मिला है ये हमें देखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि दुकानदार के लिए, किसको, दुकानदार के लिए, अच्छा, दुकानदार के लिए प्रॉफिट कौन सा है इसमें होगा। ठीक है, तो देखिए पहले ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 2 वस्तुएं खरीदो और एक मुफ्त पाओ। 2 वस्तुएं सीपी करो और एक उस पर फ्री पाओ। ठीक है, तो देखिए उसके पास वस्तु कितनी जा रही है, 3 वस्तु जा रही है, 2 तो ये जा रही है और एक ये जा रही है, कितना जा रही है, 3। प्रॉफिट को हम ऊपर लिखेंगे। ठीक है, कितना फ्री को हम ऊपर लिखेंगे, कितना फ्री मिला है, 1। ठीक है, और कितने में से, 3 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे तो यहाँ से निकल कर आता है 33 से 1/3%। ये पहला हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा निकालेंगे। दूसरा निकालते हैं, कह रहा है कि तीन खरीदो और 2 मुफ्त में पाओ। तो 3 खरीदोगे 2 मुफ्त में पाओगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 5। कितनी वस्तु हो जाएगी, 5 वस्तु हो जाएगी। और प्रॉफिट कितना दिया है, मतलब फ्री कितना दिया है, 2। कितने में से, 5 में से, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा, 5 से काटेंगे 20, और 20 दूनी कितना होता है, 40। ठीक है, और तीसरा जो दिया है, कह रहा है कि 3 खरीदो 5 मुफ्त में पाओ। ठीक है, तो 3 खरीदो 5 मुफ्त में पाओ, तो टोटल कितना हो गया, 8। 5 3 कितना हो गया, 8। और कितना मुफ्त में दे रहा है, 5। कितने में से, 8 में से, प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा है। इसको अब काटेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ से 500 लिख देते हैं, इसको हटा देते हैं, गुणा कर दें 500 आएगा, इसको भाग देंगे 8 × 48, बचेगा 2।
20 हो जाएगा, 8 दूनी 16, फिर 8 5 40। ठीक है, पूछ रहा है अब दोस्तों, ये तीनों हमारा रेशियो आ गया। पूछ रहा है कि दुकानदार को इसमें कौन सा अच्छा छूट होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए दुकानदार को पहला वाला जो सामान दे रहा है, ये 2 वस्तुएं खरीदने पर एक फ्री दे रहा है, तो सबसे अच्छा दुकानदार के लिए ये छूट होगा। अगर क्वेश्चन में पूछ दे आपसे कि ग्राहक को सबसे अच्छा छूट किसमें है, तो देखिए ग्राहक को तीसरे वाले में सबसे ज्यादा छूट मिल रहा है, वो 62.5% यानी 62.5% का छूट मिल रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, तो एक बार प्लीज शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है कभी कभी फ्रैक्शन निकलवाने के लिए और आपसे पता लगाने के लिए कि ग्राहक को कौन सा अच्छा होगा और कौन दुकानदार को होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10% के साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में 9600 के ऋण का भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त कितनी होगी। तो दोस्तों ऐसा कॉन्सेप्ट बताऊंगा ना किस्त कि आपको बस एक ही बार में आ जाएगा। ठीक है, किस्त वाले सवाल से बहुत बच्चे क्या करते हैं, भागते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के किस्तों को कैसे सोल्व करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, तो किस्त वाला सवाल है, इसमें आपको क्या करना है, कितने वर्ष दिया है बस आपको देखना है, कितने साल है, तो 5 साल है। कितने साल है, 5 साल। तो यहाँ पर लिख देंगे 1 2 और 3 और 4 और 5। ठीक है, तो क्या कर रहा है, टैक्स कितना लग रहा है, साधारण ब्याज जो 10% का साधारण ब्याज लग रहा है, कितना लग रहा है, 10%। आपको क्या करना है, पहली जो हमें वास्तविक क्या बोलेंगे, वास्तविक किस्त मान लेंगे वह कितना शुरुआत में दे रहा है, 100x। ठीक है, और 10% हमेशा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम दूसरे वर्ष आएंगे तो 10% बढ़ा देंगे, कितना, 10%। तो ये हमारा हो जाएगा 110। फिर अगले साल भी 10% हम इंक्रीज करेंगे। ठीक है, 10 तो ये हो जाएगा 120x। ठीक है, अगली साल भी 110 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130x, और अगली साल जोड़ेंगे तो 140x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब टोटल हम जोड़ लेते हैं कितना होता है। टोटल हम जोड़ते हैं, ये हमारा x और ये 0, 1 2 3 3 3 6 और 6 4 10, और यहाँ से 5 और 5 1 6, तो 600 वैल्यू, 600 की वैल्यू हमें कितना दिया है, 9600 कितना दिया है, बस इतना आ जाएगा। तो हमें जो किस्त भुगतान किया रहेगा, जो ऋण दिया रहेगा वो इसके बराबर हो जाएगा। 600 से हम भाग देंगे तो एक की वैल्यू हमें कितना आ जाएगी, 16। ठीक है दोस्तों, अब पूछा है कि शुरुआत में क्वेश्चन में कहा है कि भुगतान की जाने वाली वार्षिक किस्त, तो पहली वार्षिक वार्षिक मतलब एक साल की किस्त कितनी होगी, तो यक्स की वैल्यू हमें कितना आ गई, 16। यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16। तो 16 में यक्स की जगह 100 की जगह 100 यक्स की जगह हम 16 रखेंगे या गुणे 100 से गुणा कर देंगे, तो हमारा यहाँ से निकल कर आ जाता है 1600। वार्षिक किस्त हमें कितना है, 1600 रुपये। इसने क्या किया था, उधार लिया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। पसंद आया ना दोस्तों, अगर समझ में आया तो वीडियो को जरूर शेयर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस आप लोग बने रहिए वीडियो में। अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और आंसर देने का प्रयास करते हैं। कह रहा है कोई आदमी 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दर पर 2 वर्ष के लिए पैसा उधार लेता है और 1089 को दो बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान करता है। यदि यदि ब्याज की गणना वार्षिक रूप में होती है तो उधार ली गई राशि में ज्ञात करिए, रुपए में ज्ञात करिए। तो ये दोस्तों हम लोग, हाँ, पिछली बार जो क्वेश्चन शिफ्ट में पूछा गया था वह किस्तों पर आधारित था। एक साधारण सिंपल इंटरेस्ट के किस्त को मैंने लिया और एक चक्रवृद्धि ब्याज के। ठीक है, तो दोनों दोनों मैंने कराने वाले हैं। पहला मैंने करा दिया है साधारण ब्याज पर किस्त के आधारित प्रश्न, और दूसरा हम कराने जा रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज के ऊपर किस्त वाला प्रश्न। तो दोस्तों इसमें कहा है कि 2 वर्षों के लिए 10%, तो 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। 10% का वैल्यू कितना फ्रैक्शन होता है, 1/10। तो पहली जो किस्त है, ठीक है, पहला वर्ष और दूसरा वर्ष, ठीक है, 2 वर्ष का है ना इसमें। तो देखिए 10 से कितना हो जाता है, 11। तो अगली जो किस्त लगती है ना वह उसके किस्त के ऊपर उसका वर्ग आकर इस पर चढ़ जाता है। 11 का वर्ग कितना होता है, 121। ठीक है, और इसका वर्ग कितना होता है, 100 हो जाता है। ठीक है, तो इसका काम नहीं है, इसको मिटा देते हैं। दूसरे वर्ष क्या होती है, 10 से 100 हो जाती है, और तीसरे वर्ष क्या होती है, 121 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, और प्रत्येक क्वेश्चन में कहा है कि 2 बराबर बराबर किस्तों के में भुगतान किया जाता है। तो देखिए ये जो किस्त लगा है वो बराबर होगा, इसमें 121 इसको ये है, तो ये भी 121 होगा। इसको 121 बनाने के लिए क्या करेंगे, 11 से गुणा कर देंगे, तो इसको करेंगे तो कितना आएगा, 110, और ये हमारा 121 सही है। इसको टोटल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 210, और इसको ये हमारा 121 हो ही जा रहा है। ठीक है, प्रत्येक किस्त कितनी है, 121, और इसी का वैल्यू कितना दिया है, 1089। ठीक है, हम कितने से गुणा करें, अर्थात
इसी का मान दे दिया है, सीधे सीधे लिखते हैं। 121 का मान कितना दिया है, 189। इसको काटेंगे तो एक 9 बार में कट जाएगा, और इसमें हम पहले वाले किस्त का पहले वाले मान का गुणा करते हैं, कितना आता है 210। इसको गुणा करते हैं तो 9 एक कम 9 और 9 दूनी 18। तो क्वेश्चन में पूछा है उधार ली गई राशि कितनी थी, तो उधार ली गई राशि कितनी थी 1890। बस इसका ले जाकर इसमें गुणा कर देना है, इसका वैल्यू दे दिया है, तो हमारे यहाँ से उधार ली गई राशि ज्ञात हो जाती है कितनी। तो चलिए दोस्तों, हम चक्रवृद्धि ब्याज वाले प्रश्न को भी किस्त वाले प्रश्न को सोल्व कर लिए। आगे बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि 12 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 36 महिलाएं उसी कार्य को 5 घंटे काम करके कितने दिनों में करेंगी, यदि यह कह दिया जाए कि पुरुषों की तुलना में जो पुरुष हैं महिलाओं की तुलना में दुगना है। ठीक है, जो मैन है वह वोमैन की तुलना में दुगना है। ठीक है, ये क्या है, क्षमता है। क्या है, क्षमता है, इफिशियंसी है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखते हैं, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा है M1 D1 और H1। ठीक है, और बटे E1 पढ़ लेते हैं और W1। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे M2 D2 और H2 और E2 बटे W2। ये क्या होता है, मैन आदमी की संख्या, ये दिन होता है, ये हावर्स मतलब घंटे होते हैं, ये इफिशियंसी होता है, ये वर्क होता है। ठीक है दोस्तों, अब इस पे हम मान रखते हैं, कह रहा है कि 12 आदमी, ठीक है, 12 आदमी 6 घंटे काम करके 6 घंटे काम करके 6 घंटे काम करके 25 दिनों में, ठीक है, 25 दिनों में 36 काम करते हैं। 25 काम तो नहीं दिया है दोस्तों, तो काम को हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, 25 दिनों में कितने काम करते हैं, यदि 36 महिलाएं उसी काम को 5 घंटे काम करके 36 महिलाएं उसी काम को 5 दिन, क्या बोला है, 5 घंटे, D1 नहीं D2 नहीं दिया है, 5 घंटे काम करेंगी तो उसे कितना दिन में कर लेंगी, जबकि जो इफिशियंसी है वो पुरुषों की, ये मैन है, ये पुरुष है। ठीक है दोस्तों, यह पुरुष है, ये महिला है, तो देखिए इसमें हम इसकी जो क्षमता है वह दुगनी है किससे, पहले से। ठीक है, तब यहाँ से हम काटेंगे 12 36 और यहाँ से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 से 3 कट गया। अब यहाँ से देखेंगे 5 से काटेंगे 5 बचे 25। ठीक है, अब यहाँ से गुणा करेंगे 5 दूनी 10, कितना बचा है 5 गुणे 2 गुणे 2, तो कितना आएगा 5 दूनी 10 दूनी 20 आ जाएगा। ठीक है, तो कितना दिन लगेगा दोस्तों, तो 20 दिन लगेगा। कितना दिन लगेगा, 20 दिन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है 20 दिन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है, पढ़िए आप लोग अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है कि ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 18 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। टंकी से जुड़ा पाइप सी प्रति मिनट 125 लीटर बाहर निकालता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी जो है 45 मिनट में भर जाता है। तो टंकी की क्षमता कितनी है। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, ये 3 पाइप हैं, एक ए है और एक बी है, यह दोनों भरने का काम कर रहे हैं। इनका जो मिनट है, जो समय है, वह कितना है 18, और इसका जो है बी का वह 30 मिनट है। जब तीनों टंकी को खोला जाता है तो 45 मिनट में भर जाता है। तो इसके साथ ए और बी और सी खाली करने वाला है। ठीक है, 45 मिनट में भर जाता है। इसका एलसीएम कितना आएगा, तो हमारे ख्याल से 90 आएगा। कितना आएगा, 90 आएगा। क्षमता हम निकालेंगे 18 25 90, 30 3 90, 45 दूनी 90। यह सभी भरने का काम कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ए और बी और सी की क्षमता निकालेंगे। ए की क्षमता कितनी है 5, बी की क्षमता कितनी है 3, तो हमें सी की क्षमता निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो दोस्तों हमें बताया जा रहा है कि ए जो है 1 मिनट में 5 लीटर पानी डालता है और बी जो है 1 मिनट में 3 लीटर पानी डालता है। तो 3 दो कितना, 5 और 3 कितना, 8 लीटर। कितना पहुंचना चाहिए टंकी में, कितना पहुंचना चाहिए 8 लीटर, लेकिन पहुंच कितना रहा है, केवल 2 लीटर। ठीक है दोस्तों, तो 6 लीटर जा कर रहा है, 6 लीटर क्या कर रहा है, सी बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ से सी की हम क्षमता निकाल लेंगे, 90/6 कितना आ गया 15। तो 15 मिनट, जो 15 आ गया ना वो सी की क्षमता आ गया। 1 मिनट में सी 15 लीटर पानी बाहर निकाल रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि टंकी की क्षमता कितनी है, टंकी की क्षमता कितनी है, यहाँ से हम निकालेंगे। कैसे बताइए आप लोग, कैसे निकालेंगे। तो टंकी की क्षमता क्वेश्चन में कहा है कि 1 मिनट में, ये समय आ गया दोस्तों। अगर क्षमता तो हमें किसकी है, सी की क्षमता पता चल गई है। ठीक है, और यहाँ से मिनट आ जाएगा, ये समय आ जाएगा कितना, मिनट। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, टोटल टंकी कितनी है
45 90 लीटर की, और इसका क्षमता कितना है 6, और इसको काटेंगे तो जो समय आ जाएगा क्या, टंकी बटे क्षमता बराबर कितना क्या होता है, समय होता है तो 15 मिनट। क्वेश्चन का 1 मिनट में 150 कितना 125 लीटर। क्वेश्चन में कहा है कि 1 मिनट में 125 लीटर क्या कर रहा है, ये बाहर निकाल रहा है, ठीक है। तो 15 मिनट में कितना निकालेगा, 15 मिनट में तो 125 गुणे 15, इसको गुणा करते हैं कितना आता है, 15 पचे 75 हासिल 7, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30 7 कितना होता है 37, और हासिल 3, और 15 एकम 15 3 कितना होता है 18। तो 1875 लीटर की हमारी क्या होगी, टंकी होगी। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है कितना 1875 करेक्ट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, चलते हैं वो क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग, और हमारे उत्तर देने से पहले आप लोग देने का प्रयास करिए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन को पढ़िए। 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी द्वारा प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगी। तो जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफार्म पर खड़े या पुल पर खड़े किसी व्यक्ति की बात करेगा ना, तो वह अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, ठीक है दोस्तों। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंभा, ब्रिज, पुल इत्यादि को पार करे, जैसे चंद मिनट चंद सेकेंडों में गुजरने वाला जो होता है, तो उसको हम अपनी लंबाई के, जो ट्रेन की लंबाई जो है उसकी अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो चलिए दोस्तों इसको लगाते हैं। चाल कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की लंबाई कितनी है 180 मीटर, प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय, तो समय बराबर क्या होता है, आप लोग बताइए। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है कि नहीं, दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितना दिया है, ट्रेन की लंबाई कितनी है 180 मीटर, ठीक है, और समय कितना, चाल कितना दिया है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी, ये देखिए दोस्तों, ये मीटर, ये यूनिट जो है मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। इसको मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, 5/18 से गुणा करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम काटते हैं 18 तिया 54 या 5 तिया 15, और 15 से हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा 15 एकम 15, 15 दूनी 30, यानी हमारे यहाँ से निकल कर आ गया 12 सेकेंड। समय हमारा कितना आ गया 12 सेकेंड में उस व्यक्ति को क्या करेगा, पार कर लेगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। कह रहा है क्वेश्चन में कि 63 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई, अब की लंबाई निकालनी है, अर्थात दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर बस एक ही फॉर्मूले पर सोल्व हो जाएगा, ठीक है ना, बस ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे क्या होता है समय, ठीक है दोस्तों। अब इसको सोल्व करते हैं। दूरी, चाल हमारा कितना दिया है 63, यह किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, किससे 5/18 से, और समय में कितना दिया है 24 सेकंड, कितना दिया है 24 सेकंड। इसको काटेंगे 6 चौको 24 और 6 3 18, यहाँ से काटेंगे 21 3 63, तो यहाँ से गुणा करेंगे 5 चौको 20 और 21 दूनी 21 गुणे 20 कर देंगे, 5 चौको 20 और 21, इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, दूरी दूरी कितना निकल कर आ जाएगा 21 दूनी 42 यानी 420 मीटर। जो हमारी ट्रेन की लंबाई है वो कितनी है 420 मीटर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है डी करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अब यहाँ से आता है हमारा मेंसुरेशन के सवाल, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करते हैं कैसे। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 380 मीटर स्क्वायर है, यदि इसकी ऊंचाई इसके आधार से दोगुनी है तो इसका आधार क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो इसको कैसे हम यहाँ से समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, कैसे बनता है, ये जो है हमारा समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है दोस्तों। ये हमारा जब किसी समांतर चतुर्भुज के कोनों से डाला गया लंब जो होता है वह हाइट कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, ऊंचाई कहलाता है, ठीक है। और ऊंचाई कहलाता है, ये हमारा क्या होता है आधार होता है, क्या होता है आधार होता है, ठीक है दोस्तों। अगर हम आधार को ये मान लेते हैं, आधार को ये मान लेते हैं तो ऊंचाई हमारी दुगनी हो जाती है 2a, ठीक है। क्वेश्चन में कहा है कि इसकी ऊंचाई आधार से इसकी जो ऊंचाई है आधार से दुगनी है, तो ये जो है ऊंचाई जो है वो आधार से दुगनी हो गई, ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है कि इसका जो, तो कह रहा है क्वेश्चन में कि तो इसका आधार बताने के लिए आधार हमारा कितना होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हमारा a गुणे भुजा बराबर a गुणे 2a बराबर कितना हो जाएगा 33, क्या बोलेंगे
तो कितना मान दिया है, 338 दिया है, कितना 338 मीटर क्यूब, यही दिया है ना दोस्तों, मीटर स्क्वायर दे दिया है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसका जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है वह आधार गुणे ऊंचाई बराबर कितना होता है, वह 338 होता है। तो आधार गुणे ऊंचाई बराबर 338 होता है, 338 दिया है। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं तो आता है 2a² बराबर 338। अब इसको काटेंगे 2 से, तो 2 एक कम 2, 2 छके 12, 2 9 18। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 169, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 13। और पूछा है क्वेश्चन में पूछा है आधार बताइए, तो ए का मान कितना आ गया 13, हमारा आधार कितना है ए है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है वो कितना आता है 13। तो चलिए दोस्तों, बस आपको ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो होता है वह आधार गुणे ऊंचाई होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि एक त्रिभुज ए बी सी ओ केंद्र वाले एक वृत्त के अंदर बना हुआ है। यदि ए बी का मान 8 और बी सी का मान 15 और ए सी का मान 17 है, तब त्रिभुज की परित्रिज्या क्या होगी। परित्रिज्या पूछा है, परित्रिज्या मान लीजिए, देखिए यहाँ पर कोई एक वृत्त है। ठीक है दोस्तों, यह एक वृत्त है और वृत्त के अंदर एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज है, अच्छा से नहीं है लेकिन समझिएगा आप लोग। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और हमारा आप लोग एक जब समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ट्रिपलेट की बातें की जाती हैं। पहले बताइए समकोण त्रिभुज का एरिया कितना होता है, तो आप कहेंगे हाफ आधार गुणे क्या होता है ऊंचाई, आधार गुणे क्या होता है ऊंचाई होता है ना दोस्तों। तो देखिए हमारा जो एक मान दे दिया 8 दिया है, दूसरा 15 दिया है, तीसरा जो 17 दिया है। जो कर्ण सरफेस एरिया है वो कितना दिया है 17 है, और बेस जो है वह मान लेते हैं 15, 8 मान लेते हैं और 15, इन दोनों में से कहीं भी आप कर सकते हैं इनको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि त्रिभुज की परित्रिज्या बतानी है। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो इसका जो रेडियस एंगल होगा वह कितना होगा, लंबाई गुणे मतलब ए गुणे बी गुणे सी बराबर होता है जो एरिया होता है अपान 4 एरिया। तो इसका सूत्र होता है, परित्रिज्या का सूत्र होता है लंबाई गुणे, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, मतलब आधार इन तीनों का गुणा कर लेते हैं, 17 गुणे 15 गुणे 8 हो जाएगा। ठीक है, और इसका सूत्र जो होता है बटे में 2a करेंगे। पहले सूत्र जान लेते हैं क्या होता है। तो परित्रिज्या का सूत्र होता है ए गुणे बी गुणे सी अपान 4, मतलब त्रिभुज का एरिया। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसको इसी पर रखेंगे तो हमारा मान दे दिया है, रखेंगे 8 गुणे, ठीक है 15 गुणे 17, कितना दिया 15 गुणे 17 बटे 4, और हमारा जो एरिया होता है हाफ ए गुणे आधार की वैल्यू कितना है 8, और ऊंचाई की वैल्यू कितनी है 15। इसको काटेंगे 15 से 15 कट जाएगा, यहाँ से 8 से 8 कट जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4, और 17 बटे 2 की वैल्यू अर्थात 17 को काटेंगे तो 8.5, कितना बार कट रहा है 8.5। तो परित्रिज्या हमारे यहाँ से निकल कर आती है कितनी, परित्रिज्या कितने निकल कर आ गई 8.5। इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िएगा अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग मेंस्ट्रुएशन के सवाल से भागते हैं लेकिन आप लोग भागिए मत, क्योंकि आप लोग जो है जो अर्थमेटिक के जो सवाल होते हैं वह इसके मुकाबले जो कठिन होते हैं। ठीक है ना दोस्तों, बस इसमें ज़रूरत है तो फार्मूले की, अगर फार्मूले याद हैं तो आप लोग को जरूर आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ते हैं। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि किसी वृत्त के अंदर क्या बोलेंगे, किसी मान लीजिए यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है वर्ग है। ठीक है, वर्ग है दोस्तों। कह रहा है कि जो वर्ग का विकर्ण है, क्वेश्चन में कहा है यदि वृत्त की त्रिज्या उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है, तो त्रिज्या जो है, जो त्रिज्या है वह विकर्ण के बराबर है। कह रहा है ना विकर्ण के उस वर्ग के विकर्ण के बराबर है। ठीक है, तो इसको कैसे लगाएंगे, तो इसका विकर्ण कितना होता है भुजा √2। ठीक है, ये भुजा हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा मान दिया है जिसका क्षेत्रफल 12 है, तो भुजा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा के स्क्वायर बराबर कितना मान दिया है 12। इसको तोड़ेंगे तो 3 गुणे भुजा निकालेंगे तो कितना आएगा 3 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ से निकालेंगे तो 2 रूट कितना होगा 3,
अब यहाँ से देखेंगे भुजा की वैल्यू कितनी आ गई, 2√3 आ गई। अब यहाँ पर हम भुजा का मान रखेंगे 2√2। तो विकर्ण निकालने के लिए क्या होगा, विकर्ण निकालने के लिए जो हमारा विकर्ण निकल कर आएगा वह कितना आएगा, भुजा√2 का मान रखेंगे। यहाँ पर भुजा की वैल्यू कितनी है, 2√3, ठीक है, और √2 यहाँ से निकल कर आता है 2√6, कितना आ जाता है 2√6। यह किसके बराबर है, यह विकर्ण जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। तो वृत्त की त्रिज्या के बराबर हमारे क्या होगा, 2√6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अब यहाँ से हम निकालेंगे दोस्तों, पाई रहने देते हैं क्योंकि हमें ऑप्शन में पाई का मान पाई दिया है, और इसको गुणा करते हैं 2√6 गुणे 2√6, ठीक है। अब यहाँ से 2 दूनी कितना होता है पाई, और 2 दूनी 4 होता है, और गुणे 6 में 6 का गुणा करेंगे रूट में, तो कड़ी से कड़ी हट जाएगा, मान आ जाएगा 6, ठीक है दोस्तों। यहाँ से 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 की वैल्यू 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा, और 6 चौगु 24 पाई, कितना आता है 24 पाई। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल कर आ जाता है वो कितना आता है 24 पाई, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24 पाई इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन को पढ़िएगा और उत्तर देने का प्रयास करिए। एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। एक वृत्त के अंदर एक वर्ग बनाया गया है। वर्ग की भुजा की लंबाई उस वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है दोस्तों। इसको कैसे करते हैं, कैसे, पहले फिगर बनाइए, ठीक है। एक वृत्त बनाया जाता है, सॉरी, एक वृत्त के अंदर बने वर्ग, एक वृत्त के अंदर बने वर्ग, हालांकि मान लीजिए वर्ग ये मतलब सही से नहीं बनाया लेकिन बनाया है, ठीक है। एक वृत्त के अंदर बने वर्ग, ठीक है, भुजा की लंबाई और वर्ग की भुजा की लंबाई, और क्या कह रहा है, और कह रहा है क्वेश्चन में, और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात बताइए। भुजा की लंबाई और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात अर्थात ए रेशियो त्रिज्या का मान पूछा है, ठीक है दोस्तों। इसको कैसे हल करेंगे, तो दोस्तों जो इसका विकर्ण होता है वह त्रिज्या के बराबर, उसके व्यास के बराबर हो जाएगा। तो भुजा√2 जो वृत्त का व्यास होता है वह उसके अंदर बने विकर्ण के जो लेंथ होता है वो उसके बराबर होता है। तो व्यास कितना होता है 2r, और विकर्ण कितना है भुजा√2, ठीक है। अब यहाँ से हम रखेंगे तो त्रिज्या अपान ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2/2, ठीक है। इसको हमें पूछा है कि ए रेशियो आर का, अर्थात इसको पलट देंगे। हमारा पहले भुजा पूछा है, फिर उसके बाद त्रिज्या, ठीक है। तो इसको 2/2 हो जाएगा। तो इसको कड़ी हटाने के लिए कैसे हम कड़ी हटाएंगे, कैसे, तो ऊपर नीचे क्या करेंगे, कड़ी 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो हमारे नीचे वाली बेस की वैल्यू, बेस की कड़ी हट जाएगी। तो देखिए यहाँ से हमारा आ जाता है 2√3, 2√2, 2 का गुणा √2 में करेंगे तो 2√2, और 2 का गुणा √2 में, कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 का करेंगे तो कितना आएगा 2। तो यहाँ से 2 आ गया, कड़ी में 2 से 2 और कट जाएगा, तो हमारे यहाँ से निकल कर आ जाएगा कड़ी में 2/a। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाता है √2/1, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन समझ में आया होगा दोस्तों। तो आपको मैं एक होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको यहीं तक इस वीडियो को रहने देते हैं। तो जो होमवर्क के लिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वह आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है दोस्तों। उसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या करिए, उसका आंसर देने का प्रयास करिए कि यह जो प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, इसका जो सोल्यूशन जो है हम कल की वीडियो में करा चुके हैं। तो इसको आप लोग जरूर इसमें कर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की जो प्रैक्टिस सेट है वो आपको कैसा लगा, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, अच्छे प्रश्न आपको देखने को मिले हैं, तो एक बार जरूर करके जाइए, आपको एग्जाम में प्रॉफिट होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम इस वाले प्रैक्टिस सेशन को यहीं तक रोकते हैं, और एग्जाम सेंटर पर मिलते हैं और वहाँ पर लाइव के साथ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं। आप जो है, तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करिए, सपोर्ट करिए यार, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।